एक अचानक आई आवाज के साथ राहुल ने तुरंत खिड़की बंद कर ली। कमरे के अंदर एक पुरानी धीमी आवाज करा रही थी और लकड़ियां जल नहीं रही थीं, जैसे वे टूट के सिसक रही हों। यह सब क्या हो रहा था? क्यों आया था राहुल यहाँ पर? बस यही सब जानने के लिए आप जुड़े रहें मेरी इस कहानी के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियां अजब गजब। तो फिर से लाया हूँ फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द घोस्ट ट्री। एंड फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द घोस्ट ट्री। प्रकृति की इस बर्फीली गोद में आज उसका चौथा दिन था। फिर भी उसके भीतर छाया अंधेरा कम नहीं हुआ, क्योंकि वो यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आया था। राहुल यहाँ एक मिशन पर था, अपने सबसे अच्छे दोस्त की अजीब और ख़राब हालत की सच्चाई जानने के लिए। राहुल के पास अब सिर्फ शेष 6 दिन बचे थे सच तक पहुँचने के लिए, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद उसका हल भी उसे मिल जाए। हर बार वह ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर जाने की सोचता, तब उसकी नज़र इन सफ़ेद चोटी पर पड़ती जो अपने अंदर कुछ अनकहे राज को छुपाए हुई थी। ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी खतरनाक भी। अचानक ये नज़ारा देखते देखते उसका मन उसके दोस्त मुकेश की तरफ खिंच गया, उस दोस्त की तरफ जिसने इन्हीं पहाड़ियों में सब कुछ खो दिया था। राहुल के दिमाग में सवाल गूंजने लगे, आखिर उसके साथ क्या हुआ था? तभी ठक ठक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। इस असहज सी दस्तक ने उसके विचारों को तोड़ दिया। दरवाज़ा खुला। गुड मॉर्निंग सर, एक भारी आवाज़ गूंजी। नींद ठीक आई? आपको ज़्यादा ठंड तो नहीं लगी यहाँ पर? खैर, आपको पर्दे खींच लेने चाहिए थे। किशोर बोलता चला जा रहा था। मैंने लड़के से यहाँ पर आग जलवा दी है इस फायर प्लेस में, पर याद रखिए इन पर्दों को कभी मत हटाइए। ये मोटे हैं और इस ठंड को बाहर रखने के लिए बनाए गए हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी चेतावनी थी। राहुल को उसकी बकबक खल रही थी, लेकिन इस वीरान लॉज में उसे किशोर की ज़रूरत थी। किशोर ही एक ऐसा शख्स था जो यहाँ सब कुछ था। वेटर भी, रसोइया भी, माली भी, और इस पुराने पहाड़ी लॉज का केयरटेकर भी। हर बार कमरे में घुसते ही वह चारों तरफ ऐसे नजरें दौड़ाता जैसे कुछ ढूंढ रहा हो, फिर बिना रुके सलाह देता और अपने पसंदीदा किस्सों में खो जाता। पहाड़ी लोग बेवकूफ़ नहीं होते सर, वह गर्व से कहता। यहाँ किसी को भी हमें बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत नहीं। वह अपने हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के किस्से सुनाता, कैसे उसने वहाँ खूब पैसा कमाया, कैसे सारे गुंडे उसके दोस्त थे और कोई भी उससे पंगा नहीं लेता था। राहुल चुपचाप सुनता रहा। तभी किशोर ने जमी हुई खिड़की के पर्दे हटाते हुए कहा, सर, इस लॉज में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिखता है। कुछ सोचकर फिर किशोर धीरे से बोला, हमारे यहाँ की पहाड़ी औरतें, उनकी सुंदरता बेजोड़ है। तब राहुल ने खिड़की के बाहर जमी हुई ढलानों को देखते हुए कहा, उनमें प्राकृतिक सुंदरता है किशोर। हाथी दांत जैसी रंगत, गुलाबी गाल, वाकई सुंदर। तब किशोर की आवाज़ अचानक सख्त हो गई। लेकिन याद रखिए सर, हमारी यहाँ की लड़कियाँ जानती हैं कि अपना ख्याल कैसे रखना है। वो स्मार्ट हैं, उनके साथ गेम नहीं खेला जा सकता। उस लहजे में एक चेतावनी छुपी थी, ऐसी चेतावनी जो ठंड से ज़्यादा चुभने वाली थी। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक आजकल किसी के साथ गेम खेलना आसान नहीं रहा, और तुम फिक्र मत करो, मेरा तुम्हारी पहाड़ी औरतों के साथ घुलने मिलने का कोई इरादा नहीं है। और अब बताओ नाश्ते में क्या बना है? मैं कुछ ही मिनटों में नीचे आ जाऊँगा। फिर किशोर चला गया। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे में फिर वही सन्नाटा भर गया। राहुल अकेला खड़ा रहा। वो हरियाणा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में एम्प्लॉय था। कांच की इमारतें, भीड़ भाड़, तेज़ जिंदगी, लेकिन यहाँ इन जमी हुई पहाड़ियों के बीच वह अपने दोस्त मुकेश और विनीत के लिए यहाँ आया था। दरअसल पिछले साल छुट्टियों के दौरान पहाड़ों के पास घने और जमे हुए जंगलों में वह बेहोशी की हालत में मिले थे। ये दोनों, मुकेश और विनीत। चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और पेड़ों के बीच किसी अनदेखी चीज़ की मौजूदगी। मुकेश तो बेहोश था, पर विनीत थोड़ा ठीक ठाक था। मुकेश तब से बेहोशी की हालत में पड़ा था। कभी कभी उसके होठ हिलते और वह किसी प्रेत के बारे में बुदबुदाने लगता। स्थानीय विशेषज्ञों ने कहा कि ये कोई जानवर का हमला नहीं, जंगल में ऐसा कुछ हुआ था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। किसी ने राहुल को सलाह दी कि इलाके के स्थानीय लोग इसका कारण भी जानते हैं और ये कैसे हटेगा, ये भी। और तभी राहुल ने रानीखेत जाने का फैसला कर लिया। उसने रानीखेत के लिए एक बस पकड़ी। ये उसकी पहली यात्रा थी और वहाँ पहुँचते ही हवा जैसे बदल गई। ठंड में घुली ताजगी के साथ एक अजीब सा डर भी उसे सताने लगा। खैर,
सर्द शाम ढलते ढलते राहुल आखिरकार एक होटल के कमरे में पहुंचा। कमरा गंदा था, बिना खिड़की का, दीवारों से नमी टपक रही थी, लेकिन कम से कम वो अपने सामान के साथ सुरक्षित था। अगली सुबह जब वह मॉल रोड पर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर जा रहा था तो तथाकथित ट्रैवल एजेंटों और गाइडों ने उसे घेर लिया। हर कोई कुछ न कुछ ऑफर कर रहा था, जैसे वे उसकी परेशानी को समझ गए हों। काफ़ी मुश्किल के बाद वो इन्फॉर्मेशन सेंटर में घुस पाया। वहीं उसे रानीखेत के आगे एक गांव में जाने के लिए टैक्सी मिली। शाम होते होते उसने बस स्टैंड के पास एक छोटे से लॉज में रुकने का फैसला किया। कमरे की खिड़की से पहाड़ियों का दृश्य बहुत ही मनोरम था। बर्फ से ढकी ढलाने, उनके बीच बसे छोटे छोटे गांव। दिन में वे बहुत खूबसूरत लगते थे, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा आने लगता था वह पहाड़ काफ़ी खामोश दिखाई देते। आज तुम्हारा कहाँ जाने का प्लान है? लड़के ने पूछा जब राहुल नाश्ता लेकर जमी हुई मेज़ के पास आ बैठा। भाप उठती चाय भी कमरे की ठंड को नहीं हरा पा रही थी। राहुल ने खिड़की के बाहर बर्फ से ढके रास्ते को देखते हुए कहा, शायद आज भी उसी रास्ते पर जाऊंगा जिससे कल गया था। और हाँ, जिस शख्स के बारे में तुम बात कर रहे थे उसे आज ज़रूर बुलाना। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुझे वापस अपनी ड्यूटी को भी ज्वाइन करना है। लड़का थोड़ा झिझका। हाँ, मुझे लगता है वो आज आ जाएगा, मगर वो किसी खास पूजा के लिए गया होगा। वो एक पुजारी था। फिर लड़का बोला, उसे बहुत कुछ पता है और वह तुम्हें सब कुछ बता देगा। फिर उसकी आवाज़ अचानक धीमी हो गई। लेकिन मेरी एक सलाह है साहब, अकेले जंगल में मत जाना। वहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और आप वहाँ पर फंस सकते हो। ये खतरनाक भी हो सकता है। राहुल के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन सच जानने का उसका इरादा पत्थर की तरह सख्त हो चुका था। अगले 4 दिनों तक राहुल इस गांव के आसपास फैले और छोटे छोटे जमे हुए गांवों में घूमता रहा। कभी बर्फीली पगडंडियों पर, कभी सूखे पेड़ों के बीच। वह लोगों से पूछता रहा, जंगल में वह प्रेत, वो कौन हो सकता है? उसने कई अजीब कहानियाँ सुनी। किसी ने कहा रात को पेड़ों के बीच अजीब सी परछाइयाँ घूमती हैं। किसी ने कहा ठंडी हवा में किसी के रोने की भी आवाज़ आती है। और कई लोगों ने एक ही बात दोहराई है, जंगल में प्रेत हैं, लेकिन आमतौर पर वो मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाते। ज़्यादातर गांव वालों को राहुल के दोस्तों के साथ हुए हादसे के बारे में पता था। मुकेश और विनीत को स्थानीय लोगों ने जंगल में बेहोश पाया था। कहा जाता है वह पूरी रात वहीं पड़े रहे होंगे। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनके शरीर भी सुन पड़ गए। एक को तो होश में ला दिया गया, लेकिन दूसरे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गांव वाले एक ही बात पर सहमत थे, ये किसी जानवर का काम नहीं है, ये प्रेतों का हमला था। उन्होंने कहा लड़कों ने जंगल के एक पवित्र स्थान के पास शराब पी थी और इस तरह उसने स्थानीय प्रेतों को नाराज कर दिया था। फिर किसी गांव वाले ने बताया कि यहाँ पर एक पुजारी हैं, पुजारी रामस्वरूप। कहते हैं वो इन कामों में माहिर हैं और आप एक बार उनसे मिल सकते हैं। लेकिन उनसे संपर्क का कोई तरीका नहीं था। जब वो गए हैं तो वहाँ पर ना मोबाइल चलता है, ना लैंडलाइन, ना फिर और कुछ। राहुल ने इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। हर दिन वह उस जंगल में भटकता रहा, कभी सूखे पेड़ों के बीच, कभी बर्फ़ से ढकी ढलानों पर, और अपने ही दोस्त की मृत्यु की अजीब घटना के सुराग ढूंढता रहा। राहुल बिना किसी प्रेत को देखे जंगल से लौट आया। उसका शरीर ठंड और थकान से काँप रहा था और ज़ोरों की भूख भी लगी थी। लेकिन जैसे ही होटल पहुंचा, हमेशा खुश मिजाज केयरटेकर ने कहा, साहब पुजारी जी वापस आ गए हैं और वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं। राहुल की भूख उसी पल गायब हो गई। पुजारी जी सामने खड़े थे, रामस्वरूप जी। वो बहुत फिट और चौकस लगे। बर्फीली हवा के बीच भी उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने राहुल का गर्मजोशी और प्यार से स्वागत किया। वे बूढ़े थे, लेकिन मुस्कुराते हुए अच्छे लग रहे थे। राहुल के मन में एक ही ख्याल आया, ये आदमी कभी झूठ नहीं बोल सकता। और उसी पल उसे ये भी एहसास हुआ कि अब जो होने वाला है वो उसके पूरे वाक्य को बदल सकता है। तो बताओ बेटे, तुम यहाँ क्यों आए हो? पुजारी जी की आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें अजीब सी गहराई थी। कमरे के बाहर ठंडी हवा लकड़ी के दरवाजे से टकरा रही थी। राहुल की आंखें भर आईं। वो अचानक झुका और पुजारी जी के पैर छुए। कांपती आवाज़ में उसने बताया कि वह इस गांव में क्यों आया है, कैसे वह रोज़ जमे हुए जंगलों में भटकता रहता है ताकि ये जान सके कि उसके दोस्त के साथ क्या हुआ था। पुजारी जी ने बड़ी ही दया के साथ राहुल की ओर देखा और कहा, बेटे तुम इन जीवों से रोज़ नहीं मिल सकते। इनका भी एक तय समय होता है जब वो अपनी छिपने की जगह से बाहर आते हैं। बाहर हवा और तेज़ हो गई। तुम्हारे दोस्तों ने उन लोगों को नाराज़ करने के लिए ज़रूर कुछ बहुत बेवकूफ़ी वाला काम किया होगा।
लेकिन बेटा तुम सही वक्त पर आए हो, पुजारी जी ने कहा। मैं इन प्रेतों से संपर्क साधने की कोशिश ज़रूर करूँगा और शाम को लगभग 8 बजे मेरे घर आना, जब तक ज़्यादातर लोग चले जाएंगे। और अपने उस दोस्त की कोई निजी चीज़ ज़रूर लेकर आना, जैसे रुमाल, डायरी, पेन या कुछ भी चलेगा, बस उन्होंने उसे कुछ समय तक इस्तेमाल किया हो। राहुल ने फ़ोन करके अपने एक दोस्त से मुकेश की निजी चीज़ें उसी जगह मंगवा लीं। राहुल सारे दिन अपने कमरे में ही बैठा रहा। शाम ढलते ढलते उसका दोस्त गोविंद आ पहुंचा। उसके हाथ में अजय की निजी चीज़ें थीं और कमरे में आग जल रही थी। ठंड से भी ज़्यादा भारी होती जा रही थी उनकी बातें। गोविंद सब कुछ जानना चाहता था। राहुल ने एक एक करके उसे सब कुछ बता दिया, जंगल के वो प्रेत और वो हमला। फिर राहुल ने गोविंद को एक और कहानी सुनाई और उसने कहा कि यहाँ पर जंगलों में एक प्रेत है। वो आपको नदी के पास लेकर चला जाता है और आपको पता भी नहीं लगता। वह बिल्कुल सामान्य शख्स जैसा दिखता है, लेकिन उसके पैर, राहुल की आवाज़ हल्की सी कांप गई, उसके पैर पीछे की ओर मुड़े होते हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। गोविंद ने कहा, क्या तुमने उसे कभी देखा है? राहुल ने कहा, नहीं, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे इन सब कहानियों पर अब यकीन होने लगा है। फिर अगले दिन राहुल और गोविंद पुजारी जी के यहाँ पहुँचे। पुजारी जी कुछ काम में व्यस्त थे। फिर पुजारी जी ने इन दोनों का स्वागत किया और कहा कि हमें आज रात उसी जगह पे चलना है जहाँ पर तुम्हारे दोस्तों के साथ वो हादसा हुआ था। हम लोग तैयार थे। सारे दिन हम उन्हीं से बातचीत करते रहे और फिर शाम होने पर हम करीब 8 बजे तक उस जगह पर पहुँच गए। जब राहुल, गोविंद और पुजारी जी वहाँ खड़े थे, तब वहाँ पर कोई हवा नहीं चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। लेकिन जैसे ही पुजारी जी ने कुछ मंत्र पढ़ने शुरू करे, वहाँ पर बहुत अजीब भयानक आवाज़ें आने लगीं और कुछ पत्थर उनकी ओर आने लगे। कुछ पत्थर राहुल और मोहित को आके लगे। तभी राहुल ने घबराकर पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी ये सब क्या है? ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? तुरंत पुजारी जी बोले, ये सब वही प्रेत हैं जिनको तुम्हारे दोस्तों ने नाराज़ कर दिया था। अब इनको शांत करना होगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्तों ने इसी पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी थी और वो इसी पेड़ पर रहते हैं। मैं यहाँ पर 2 फूल टांगे देता हूँ जिससे कि ये शांत रहेंगे। लेकिन राहुल, तुम्हें मेरे साथ यहाँ रोज़ सुबह आना पड़ेगा और यहाँ पर थोड़ा साफ नदी का जल डालना पड़ेगा। ऐसा काम तुम करीब 4 दिन तक करोगे, ठीक है? राहुल ने हामी में सर हिलाया। जब सब लोग पुजारी जी के यहाँ पहुँचे, तब उत्सुकतापूर्वक राहुल ने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी कृपया करके बताएं कि मेरे दोस्त की मृत्यु कैसे हुई? उसने इन्हें कैसे नाराज़ कर दिया? तब पुजारी जी ने सारा खुलासा किया। देखो राहुल, तुम्हारे वो दोस्त जब इस पेड़ के नीचे बैठकर शराब पी रहे थे तो वो प्रेत उसी पेड़ पर थे और वो इस बात से बेहद नाराज़ हो गए। और जब ये लोग वहाँ से जाने लगे तो उनमें से एक प्रेत ने तुम्हारे दोस्त को धक्का दे दिया, जिससे कि वो वहीं गिरा और बेहोश हो गया। और रात में ठंड इतनी बढ़ी कि वो उस सर्दी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वहीं मृत हो गया। लेकिन पुजारी जी, ये बात तो मेरी समझ में आई, लेकिन उसके साथ जो मेरा एक और दोस्त था वो कैसे बच गया? तो सुनो राहुल, तुम्हारा वो दोस्त उनकी उस हद को पार कर चुका था और तुम्हारा वो वाला दोस्त जो मृत था वो उन्हीं की हद में था, इसलिए वो उस पर हमला करने में कामयाब रहे। ये थी पूरी सच्चाई। और अब जो मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। तुम्हें वही काम करना है जो मैंने कहा है। तुम्हें रोज़ उस पेड़ के पास जाना है सुबह और नदी का साफ जल चारों ओर डालना है और फिर एक छोटी सी पूजा करनी है। बस ये 4 दिन तक करो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। राहुल ने वैसा ही किया और पुजारी जी ने उसे वो 2 फूल दिखाए। वो फूल पूरी तरह से सूख चुके थे, जिसका मतलब ये था कि मृत व्यक्ति को अब पूर्ण शांति मिल चुकी है। ये सब कार्य निपटाकर अब राहुल अपने घर वापस रवाना हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी कहानी द घोस्ट ट्री। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें। मेरे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, उन्हें भी अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिए। डियर फ्रेंड्स, अब आप महज सब्सक्राइबर्स नहीं फैमिली हैं, तो देखते रहिए कहानियाँ अजब गजब स्टोरीज फॉरएवर।
फ्रेंड्स, आप वो हाई बटन प्रेस करना भी ना भूलें। डियर फ्रेंड्स, आपकी बहुत अच्छी सेहत और ब्राइट फ्यूचर की कामना के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलते हैं आप सब लोगों से मेरे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।